नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। पिछले 34 दिन से लगातार लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में। और आज 34वें दिन जब शांति वार्ता हुई तो उस शांति वार्ता में एक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, सिल्वर लाइनिंग, वो सिल्वर लाइनिंग दिखी जब रूस ने यह फैसला किया या ये बताया कि हम काफी कटौती, रेडिकल रिडक्शन लेकर के आएंगे कीव और उसके आसपास पर जो हमले कर रहे हैं उसमें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि युद्ध में जो बातचीत है उसमें क्या हुआ है। तो आखिर कब खत्म होगा युद्ध, उस संदर्भ में ये देखिए। रूस ने कहा कि सैन्य गतिविधियां कीव के पास तेजी से कम कर रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि पूर्वी शहर पर फिर से कब्जा हुआ है। एपी एक न्यूज एजेंसी है, उसका कहना है कि यहां पर स्थानीय लोगों ने यूक्रेन की सेना का स्वागत किया है। यूक्रेन ने इरपिन के मेयर का दावा हुआ है कि शहर पर फिर से कब्जा हुआ। यूक्रेन का यह भी कहना है कि मारियोपोल में लड़ाई में 5000 लोग मारे गए हैं। वहीं रूस जो है वो डॉनबास इलाके पर ध्यान केंद्रित कर रहा है अपना। रूसी सेना ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता डॉनबास की आजादी है, यह उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अभी यह वो इलाका है जहां विद्रोही यूक्रेन सरकार के खिलाफ 8 साल से लड़ रहे हैं। तो इस इलाके पर रूस का यह कहना है कि हमारा असली फोकस है। यूक्रेन का कहना है कि उसकी प्राथमिकता रूस से आमने सामने बातचीत के जरिए सीज फायर है। यह यूक्रेन की प्राथमिकता है रूस से। अब यूक्रेन के वार्ताकार हैं, वो क्या है, इस्तांबुल में एक वार्ता हुई, उसके बाद पुतिन जेलेंस्की की बैठक भी अब संभव है। ये पीस टॉक्स हैं, इसके बाद संभव है। नया सिक्योरिटी सिस्टम बने, इस पर यह बातचीत हो रही है। इजराइल, पोलैंड, कनाडा, तुर्की सिक्योरिटी गारंटर बने, ये एक बात कही जा रही है कि भाई आप गारंटी लीजिए कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। अगर हमला हो तो सिक्योरिटी गारंटर 3 दिन में कूटनीतिक दखल दे, आकर के देखिए आप, आपकी देखरेख में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो उस तरीके का आप दखल दें, गारंटी दें एक तरीके की। अगर फिर भी बात ना बने तो सैन्य स्तर पर मदद करें। अगर सिक्योरिटी गारंटी सिस्टम कामयाब रहा तो यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बनेगा। तो यह एक बड़ी उपलब्धि, क्योंकि नेटो का सदस्य बन जाने को लेकर के ही असली बवाल चल रहा था। रूस से तनातनी का एक बड़ा कारण यह था। तो कुछ शर्तें यूक्रेन ने सामने रखी, अब देखना होगा वो मान्य होंगी या नहीं। रूस के वार्ताकार, रूस की तरफ से जो है, उन्होंने क्या कहा, बातचीत सकारात्मक रही। अगर बातचीत के एजेंडे पर मोहर लगती है तो जेलेंस्की और पुतिन की बैठक भी संभव है। तो 34 दिन बाद इस तरीके की बात होना, यह एक अच्छे कदम की तरह देखा जा रहा है। लेकिन अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय बात। देखिए इसका सीधा सीधा असर, क्योंकि ये युद्ध हो रहा है और हमें ग्लोबल सिस्टम में है, तो ग्लोबल सप्लाई चेन भी डिसरप्ट होती है, जिसकी वजह से आपने देखा वो सैंक्शंस लगाए यूनाइटेड स्टेट्स ने, और उस चक्कर में तेल का दाम, कच्चे तेल का दाम बढ़ा और उसका खामियाजा आप भी भुगत रहे हैं, क्योंकि अब यहां पर भी दाम बढ़ रहे हैं। जब भी कोई लड़ाई होती है उसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपको होता है। ये मत सोचिए कि कहीं कुछ हो रहा है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब ये सवाल जब पूछा गया महंगाई के ऊपर, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दोपहर में बोला कि कोरोना महामारी के समान यूक्रेन युद्ध का असर भी सभी देशों पर पड़ रहा है। इससे सप्लाई चेन बाधित हुई है, वैल्यू चेन टूट रही है, नए बाजार उभर रहे हैं, पुराने बाजार ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहां कुछ भी सामान्य नहीं है। तो ये उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया। तो बड़ा सवाल तो ये है जो अब पूछा जाएगा और पूछा जाना भी चाहिए कि क्या रूस और यूक्रेन में क्या जंग खत्म होने की शुरुआत हो रही है? देखिए एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी तो यह शुरुआत है। सैंक्शंस जो लगे हैं उससे आप सोचिए इंपैक्ट कितना होगा सब देशों पर, और यहां पर भी वो सैंक्शंस जो लगाए हैं, जो प्रतिबंध लगाए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने और पश्चिमी देशों ने, वो तो नहीं हट रहा है ना, तो उसका असर बड़ा भारी पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका भारत पर असर क्या पड़ेगा अगर वहां पर शांति वार्ता होती है और यह समझौता हो जाता है कि भाई अब हम बहुत कम अटैक करेंगे या बिल्कुल अटैक नहीं करेंगे या एकदम शांति प्रिय माहौल हो जाएगा, उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा?
क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम होंगी, और अगर होंगी तो कितनी जल्दी होंगी? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि भाई 8 दिन में करीब 5 रुपए तक यह तेल का दाम महंगा हो गया है और बढ़ गया है। तो जो बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या ये तेल के दाम घटाए जाएंगे, क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम कम होगा, क्या अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन दुरुस्त होगी, और क्या इससे भारतीय आयात और निर्यात पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे आज के मेहमानों का, मीरा शंकर फॉर्मर डिप्लोमेट और हरवीर सिंह, आप इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मीरा जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्या बहुत सारी उम्मीद बहुत जल्दी इस बहुत ही प्रथम चरण की ये जो बातचीत है, शांति वार्ता है, इससे भारत लगा सकता है? क्योंकि देखिए एक डायरेक्ट इंपैक्ट तो भारत पर है ही, और सबसे बड़ा तो तेल के दाम। देखिए, भारत ने शुरू से ही ये कहा है कि तनाव को कम करना चाहिए, डी एस्केलेट करना चाहिए, और ये मामला ऐसे है कि ये बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है, और ऐसी बातचीत होनी चाहिए जो दोनों देशों या सब देशों के हित को माने, क्योंकि यूक्रेन के भी हित हैं और रूस के भी हित हैं इसमें, और दोनों के अलग अलग सुझाव हैं इस मामले के बारे में। तो अभी तक तो मामला आगे नहीं बढ़ रहा था, पर रूस ने कुछ दिन पहले ये कहा कि वो अपने जो ऑपरेशंस हैं, सेनाई कार्रवाई जो है, वो अब पूर्वी यूक्रेन पे केंद्रित करेगी। और अब उसके बाद जो बातचीत हुई है इस्तांबुल में, उसमें दोनों साइड से ये संदेशा आया है कि कुछ प्रोग्रेस हुई है, कुछ उम्मीद दिख रही है कि एक समझौता हो सकता है। रूस का कहना है कि जो उनकी दो खास मांगे हैं, यूक्रेन की न्यूट्रलिटी और यूक्रेन का डी न्यूक्लियराइज स्टेटस, दोनों पे मामला इस हद तक आ गया है कि प्रैक्टिकल ढंग से ये कैसे होगा उस पे बातचीत चल रही है। और यूक्रेन की तरफ से भी ये कहा गया है कि अब मामला इस हद तक पहुंच गया है कि ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच में एक वार्ता होने की संभावना हो सकती है। तो अभी ये है कि उम्मीद जागी है कि कुछ मामला आगे बढ़ेगा, पर अभी देखना पड़ेगा कि किस हद तक दोनों देश फाइनल डिटेल और डिटेल क्या होगा और डील क्या होगी, ये देखना क्या होगी समझौते में। बिल्कुल, क्योंकि हर साइड ये चाहता है कि हमारी बात आगे रखें। दूसरा ये कि इसका प्रभाव तो बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे पीड़ित है। जैसे आपने पहले बोला था कि कोविड से अभी निकल रही है और कई जगह तो कोविड फैल भी रहा है, और इस बीच में उनकी खासकर विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था है, काफी उस पे प्रभाव पड़ा है बुरा इसका। और अब जो है तेल के दाम, और भारत बिल्कुल, और भारत को भी इसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये दाम बढ़ रहे हैं कच्चे तेल के। कू ऐप पर कुछ कमेंट्स हैं, आइए उनको भी ले लेते हैं। एक दर्शक हैं जिन्होंने लिखा है कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इस जंग ने बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। यह युद्ध दुनिया को मंदी के दलदल में ढकेल सकता है। अतुल जी का ये कमेंट है। इसके अलावा मनोहर जी का एक सवाल भी है कि यूक्रेन संकट के प्रति भारत के व्यवहार से अमेरिका के साथ संबंध प्रभावित होंगे क्या, ये एक वो सवाल पूछ रहे हैं। मैं अब हरवीर जी के पास आना चाहता हूं। हरवीर जी, देखिए एक जो सबसे बड़ा सवाल है, ग्लोबल सप्लाई चेन की बात होती है, और आज के इस दौर में आप कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं देख सकते। तो भले ही वहां शांति हो जाए, लेकिन जिस तरीके के सैंक्शंस यूनाइटेड स्टेट्स ने लगाए हैं रूस के ऊपर, उसका प्रभाव कुछ ना कुछ या किसी हद तक भारत में भी देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर हम सबसे पहली बात करें, जो कि है कच्चे तेल का दाम, आपको लगता है कि ये जितनी जल्दी डी एस्केलेशन होगा, उतनी जल्दी उसमें कुछ बेहतर होने की गुंजाइश है या नहीं है? देखिए, बिल्कुल ये जो वॉर है, इसे भले ही हम कुछ भी कहें कि ये अमेरिका और यूक्रेन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन पूरी दुनिया इस वॉर से प्रभावित है।
और इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। आप देखिए कि लगातार जो ऑयल प्राइसेस का आगे बढ़ना, और क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है इंपोर्ट के ऊपर एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर, सो हम बहुत तेजी से प्रभावित होते हैं उसको लेकर के। और ये क्योंकि दुनिया का एक बड़ा सप्लायर है ओपेक के बाद रशिया, इसमें क्रूड में और जो आपका नेचुरल गैस है उसमें, वहां पर जब उसकी सप्लाई प्रभावित होती है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर जाता है। और भले हम कुछ भी कहें, उसको कितना भी मिनिमाइज करके देखें, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी इससे प्रभावित हो रही है। और जैसा आपने जिक्र किया कि अब कोई भी आइसोलेशन में नहीं है, सप्लाई चेन है। और सप्लाई चेन ऐसा नहीं है कि आप एक कंप्लीट प्रोडक्ट आपको कहीं एक जगह से आ रहा है, उसका डिसरप्शन आपको, बिकॉज डिफरेंट स्टेजेस पर, अगर हम ठीक है एनर्जी या कुछ बल्क प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज को हम मान सकते हैं कि एक जगह से आ रहे हैं, लेकिन तमाम सारी जो चीजें, आप ये देखिए कि यूक्रेन की वजह से जो चिप्स हैं उनका जो डायोड और उसमें जो लगता है वो एक बड़ा इम्पैक्ट आ गया। पहले से दुनिया क्राइसिस को झेल रही थी। तो ये इस तरह का इतना एक तरीके का इंटरडिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम होती है तो सब प्रभावित होते हैं, सब प्रभावित होते हैं। एनर्जी का आपने जिक्र, बिकॉज एनर्जी हमारी देश की जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हम लोग बहुत बड़े कंज्यूमर, हमारा ग्रोथ भी आ रहा है डिस्पाइट देखिए कोविड के 2 साल के बाद हम हमारी इकोनॉमी रिवाइवल की तरफ जा रही है जी। और उसमें हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही है। ऐसे में एनर्जी की हायर प्राइसेस, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर सीधे आ रहा है और आम आदमी भी उसको महसूस कर रहा है। बिल्कुल, भले ही आरबीआई अभी इन्फ्लेशनरी प्रेशर को थोड़ा इग्नोर करे, बट उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हमारे ऊपर है। कुछ भी डी एस्केलेशन होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी राहत लेकर के आएगा। बिल्कुल, लेकिन जो किस समय सीमा में ये राहत आएगी वो एक बड़ा सवाल हमेशा बना रहेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाउस में आज, यानी कि संसद में, इस चीज को लेकर के, महंगाई पर जब सवाल पूछे गए तो क्या कहा। We are also facing the situation of a full-blown war in Ukraine, which is not some war in some corner of the world, but it is seemed to be having impact on all countries, like the way the pandemic had. But this impact is disruption to very many supplies. The value chains are all broken. Newer markets are emerging. At the same time, old markets are all caught up in a situation where nothing is normal.